नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत है आप सभी का। नरेंद्र मोदी ने देश को 24 घंटों के अंदर दूसरी बार सावधान किया है। पश्चिम एशिया में हालात किसी भी वक्त और बिगड़ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच वॉर का नया फेज कभी भी शुरू हो सकता है। मोदी ने युद्ध काल में पैदा होने वाले खतरों से देश को आगाह किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट विकराल होता जा रहा है। देश पर दोहरा संकट मंडरा रहा है। दुनिया में सप्लाई चेन पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर दोहराया कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक देशवासी सोना ना खरीदें। आज नई दिल्ली में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में मोदी सरकार के टॉप मिनिस्टर्स मौजूद थे। युद्ध के खतरों के बीच आज मोदी सरकार ने भरोसा दिलाया कि भारत के पास 60 दिन का क्रूड ऑयल मौजूद है। भारत के पास 60 दिन के नेचुरल गैस की सप्लाई मौजूद है। सरकार ने यह भी कहा कि भारत के पास 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक भी है। भारत सरकार ने आज साफ कर दिया कि देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि जब देश के पास 60 दिन का पूरा स्टॉक है तो प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि भारत को सावधान रहना होगा। युद्ध से पैदा होने वाले खतरों के बीच प्रधानमंत्री का पूरा कैलकुलेशन क्या है, आप देखिए और आप समझ पाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जो 7 अपील की हैं वो क्यों की हैं। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50%, उसको घटाए आधी कर दे। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। हम स्थानीय चीजें खरीदें, नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। मोदी ने क्यों कहा पेट्रोल डीजल कम जलाओ? मोदी ने यह क्यों कहा कि विदेश घूमने मत जाओ, सोना मत खरीदो, तेल खाना कम कर दो? प्रधानमंत्री को यह क्यों कहना पड़ा? केमिकल फर्टिलाइजर की खपत घटाओ, वर्क फ्रॉम होम पर आ जाओ। नरेंद्र मोदी को यह अपील क्यों करनी पड़ी? मोदी को यह क्यों कहना पड़ा कि स्वदेशी आजमाओ, विदेशी प्रोडक्ट से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाओ? मई के दूसरे हफ्ते में मोदी को ऐसा क्या पता चला है कि उन्हें देश को सावधान करना पड़ा है? दुनिया में ऐसा क्या होने वाला है कि मोदी को सार्वजनिक तौर पर देश के नाम 7 अपील जारी करनी पड़ी है? मोदी जब कुछ कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते। मोदी पूरा होमवर्क करके ही, पूरा कैलकुलेशन करके ही, देश में पैनिक ना फैले इसकी पूरी तैयारी करके ही अपनी बात रखते हैं। तो क्या मोदी को पता चल गया है, अंदाजा लग गया है कि आने वाले दिनों में दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है? क्या यह संकट युद्ध की शक्ल में आएगा? क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा? क्या अमेरिका ईरान के बीच वॉर दुनिया पर कहर बरपाएगा? कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी की 7 अपील के बाद दिल्ली में रक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग ना होती। मोदी सरकार अचानक इतनी तेजी से एक्शन में ना आती और दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में, बीबीसी में, ब्लूमबर्ग में, फाइनेंशियल टाइम्स में, DW में युद्ध के बीचों बीच मोदी की चेतावनी वाली हेडलाइन ना छपती। नरेंद्र मोदी जिस संभावित खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं उसकी एक वजह ट्रंप की यह पोस्ट है। ट्रंप ने ईरान की तमाम शर्तों को अनएक्सेप्टेबल बता दिया है। इसका मतलब है कि केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूम दे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब ईरान अमेरिका वॉर सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है और उसका डायरेक्ट असर हिंदुस्तान पर पड़ना तय है। मोदी ने इसीलिए देश को अभी से रेडी रहने को कह दिया है, एडवांस में अलर्ट जारी कर दिया है। इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि महायुद्ध के आहट के बीच प्रधानमंत्री ने सोना ना खरीदने, विदेश ना घूमने, पेट्रोल डीजल बचाने, फर्टिलाइजर की खपत बचाने, खाने के तेल में कमी करने से लेकर वर्क फ्रॉम होम के फॉर्मूले पर वापस जाने को क्यों कहा है? इसके पीछे नरेंद्र मोदी का गणित क्या कहता है? मोदी क्यों चाहते हैं कि भारत के लोग इन चीजों में कटौती करके देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाएं? यह समझने के लिए आपको सबसे पहले भारत के फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का गणित समझना होगा। भारत के पास अभी करीब 690.69 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 6.9 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार है। फरवरी में यह 728 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन अप्रैल में फिर घटकर 691 बिलियन डॉलर के आसपास रह गया। आईएमएफ ने कहा है कि 2026 में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी सीएडी बढ़कर 84.5 बिलियन डॉलर तक हो सकता है, जो देश की जीडीपी का करीब 2% होगा। इसका मतलब यह हुआ कि देश से डॉलर बाहर जाने की रफ्तार बढ़ रही है और इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है सोना। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत ने 72 बिलियन डॉलर का सोना आयात किया, जो पिछले साल से 24% ज्यादा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है। यह सारा सोना डॉलर देकर बाहर से आता है। इसे और गहराई से समझिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का टोटल इंपोर्ट बिल है 775 बिलियन डॉलर्स। इसमें से भी सिर्फ 4 चीजों का बिल 240+ बिलियन डॉलर्स है, जो कुल आयात का 31% है, जिसमें कच्चा तेल 134.7 बिलियन डॉलर्स, सोना 72 बिलियन डॉलर्स, वनस्पति तेल 19.5 बिलियन डॉलर्स और उर्वरक यानी खाद 14.5 बिलियन डॉलर्स की आती है। नोट करने वाली बात यह है कि इसमें सोना अकेले ही कुल आयात का करीब 10% है। प्रधानमंत्री ने इसीलिए देशवासियों से अपील की है कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदें। मोदी ने ऐसा क्यों कहा है? 1 साल तक सोना ना खरीदने से भारत को क्या फायदा हो सकता है, इसका गणित भी हम आपको बताएंगे। पहले मोदी का यह बयान सुनिए। गोल्ड
यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। अगर मोदी के कहे मुताबिक देश के लोग एक साल के लिए सोना खरीदना काफी कम कर दें या ना खरीदें, तो इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है? अब इसका गणित समझिए। अगर एक साल तक हम सोने के आयात में 30 से 40% की कटौती करते हैं, तो भारत के 20 से 25 बिलियन डॉलर्स बच सकते हैं। अगर हम सोने के आयात में 50% की कमी लाते हैं, तो इससे 36 बिलियन डॉलर्स की बचत हो सकती है। यह रकम करंट अकाउंट डेफिसिट के आधे के बराबर है। मतलब ये कि अगर एक साल केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तक सोना ना खरीदो तो देश के दसियों अरब डॉलर बच जाएंगे। अभी कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के ऊपर है और हम 88% तेल बाहर से ही लाते हैं। ऐसे में बचाए हुए डॉलर तेल खरीदने के काम आ सकते हैं। अमेरिका ईरान तनाव के बीच में मोदी की एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील क्यों जरूरी है, आज यह समझना भी जरूरी है। जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, तेल महंगा हो गया है, रुपया कमजोर हुआ है। चूंकि सोना सेफ हेवन है, जंग और तनाव की स्थिति में लोग हमेशा सोना खरीदने लगते हैं। कीमत बढ़ती है, आयात बढ़ता है, डॉलर और तेजी से बाहर जाता है। इसका नतीजा होता है महंगा तेल प्लस महंगा सोना इक्वल्स डॉलर रिजर्व पर दबाव प्लस रुपया और कमजोर। यानी हर सोने की खरीदारी का मतलब है बाजार से डॉलर खरीदना। ज्यादा डॉलर की मांग होगी तो रुपया गिरेगा। इसके उलट अगर सोना खरीदना रुक जाए तो इससे डॉलर की मांग कम हो जाएगी, रुपए पर कम दबाव आएगा और आरबीआई के भंडार पर भी कम तनाव रहेगा। यानी नरेंद्र मोदी की अपील कोई घबराहट नहीं है, बल्कि एक रक्षात्मक आर्थिक रणनीति है। इसी रणनीति के तहत मोदी ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, कार पूल करने, विदेश ना घूमने, स्वदेशी अपनाने जैसी बातों पर भी जोर दिया है। क्योंकि युद्ध काल में क्रूड ऑयल का दाम $105 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है। महंगा तेल सिर्फ आपकी जेब पर नहीं, पूरे देश पर असर डालता है। आयात बिल बढ़ाता है, महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट और सामान महंगा होता है, रुपया कमजोर होता है, कंपनियों का मुनाफा घटता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग और वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने की अपील की है। पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। आप भी जानते हैं कि भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से
ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती हो। जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव में हर किसान भाई बहन को केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति का रास्ता बताइए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। साथियों, एक और भी अहम विषय, और वो भी आप में से बहुतों को लागू होता है, बुरा मत मानना, फैशन हो गई है। जैसे ही वैकेशन हुआ, बच्चों के हाथ में विदेश की टिकट पकड़ा देते हैं। विदेश में जाके वैकेशन कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं। आजकल विदेश घूमने, वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग, ये मैं, यहां से बहुत से लोग हैं, अब मुझे निमंत्रण नहीं भेजते हैं, पहले भेजते थे क्योंकि विदेश में ही शादी करते थे, अब बंद कर रहे हैं। ये विदेश में वेडिंग, इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है, और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। ये मैंने छोटे छोटे प्रयास आपको, कोई मुश्किल काम नहीं बताया आपको। सोचिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो देश को अभी से युद्ध वाले संभावित खतरे से आगाह कर रहे हैं, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए रेडी रहने को कह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो मोदी की अपील में भी पॉलिटिकल माइलेज ढूंढ रहे हैं। मोदी पर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का स्टैंप लगाकर नाकाम सरकार वाला नैरेटिव फैला रहे हैं। राहुल की देखा देखी अखिलेश भी इस भीड़ चाल में कूद पड़े हैं। मोदी की पार्टी को देश का सबसे बड़ा संकट बताकर अपना सियासी मुनाफा ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी राहुल और अखिलेश वाले एजेंडे को ही पुश कर रहे हैं, वो भी मोदी पर टूट पड़े हैं। जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे कि जैसे ही चुनाव केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। चुनाव खत्म होगा, 29 तारीख से हर चीज़ों की कीमत बढ़ना शुरू हो जाए, और उसी दिशा में हमारे प्रधानमंत्री और मोदी सरकार चल रही है। वो एक बहाना खोजती है, हर चीज़ में उसको एक बहाने की ज़रूरत होती है, तो वो उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। कुछ दिनों के बाद फिर थाली भी बजवाएंगे लोगों से, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इन्हीं चीज़ों में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये सरकार जब क्राइसिस आ जाता है तब उनकी आँख खुलती है। तो आप कह रहे हैं मेजर्स लेने में देरी की सरकार ने? देरी की, और झूठ बोला देश के साथ कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, मेरे पास पर्याप्त भंडार है, किसी तरह की कोई क्राइसिस नहीं है। आप जितना चाहे तेल इस्तेमाल कीजिए, जितना चाहे आप ईंधन इस्तेमाल कीजिए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दास मोदी जी को रणछोड़ दास मोदी कहना चाहिए।
कि वो जब संकट आता तब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और आज ये जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, सोना मत खरीदो, लेकिन मंगलसूत्र छीनने की बात ये जरूर करते हैं। तो मंगलसूत्र कौन छीन रहे हैं? मोदी जी की सरकार छीन रही है। जी जो है, जब भी इस प्रकार का संकट आते हैं वो जनता पे चीजों को थोप देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो ये आज ये कह सकते हैं कि मोदी जी नेतृत्व देने में सक्षम नहीं है, देश संभालने के लिए सक्षम नहीं है, और इसलिए वो अपनी लाचारी कलह वो जनता के समक्ष रख रहे हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको याद, ये अभी मालूम पड़ा क्या? चुनाव तो याद नहीं आया ना? बस पूरा समय किस में आपने बिताया? चुनाव। अबे आज ये सब बता रहे हो, कमाल की बात लग रही। 6 महीने पहले क्यों नहीं याद आया? क्यों नहीं? उसका जवाब दीजिए, आप जरूर देना। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से, देश की संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि आपने जो बातें कही हैं देश के लोगों से, ये गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए और इस पूरे मामले में देश को जानकारी दी जाए कि देश के सामने क्या ऐसा संकट है कि आपने अचानक आए और चुनाव खत्म होने के बाद आपने कहा कि अब हम देश का बोझ नहीं उठा सकते। मगर जो इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी पर इतना हमलावर है, वो मोदी पर अटैक करके खुद फंस चुका है। जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी पिछले 48 घंटों से ये एजेंडा चला रही है कि मोदी नाकाम प्रधानमंत्री हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी ने अब उसी कांग्रेस पार्टी को सच का आईना दिखाना शुरू कर दिया है। युद्ध काल में या फिर वैश्विक संकट के दौर में कांग्रेस ने कब क्या किया, ये बताना शुरू कर दिया है। पंडित नेहरू खुद कह चुके हैं कि जब दूसरे देशों में युद्ध होता है तो उसका असर भारत में महंगाई के रूप में पड़ता है। अब बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या पंडित नेहरू भी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम थे? 2013 में खुद उस वक्त के यूपीए के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से अपील की थी कि 1 साल के लिए गोल्ड मत खरीदें, जबकि उस वक्त ना तो युद्ध के हालात थे और ना ही सप्लाई चेन की दिक्कत थी। कुछ और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। Please resist the temptation to buy gold, and we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change the situation of the current account deficit. यानी कांग्रेस चली तो थी मोदी को घेरने, लेकिन सोना मत खरीदो वाली कांग्रेस की 2013 वाली अपील ने खुद उसके इतिहास की पोल खोल दी। मोदी पर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का स्टैंप लगाने वाली राहुल की पार्टी खुद ब खुद देश के सामने एक्सपोज हो गई है। मुझे लगता है कि विपक्ष एक बार फिर वही गलती कर रहा है कि वो सरकार का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध और श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध करते करते देश विरोध की सीमा में कब तक चला जा रहा है यह वो तय नहीं कर पाता। हम यह पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अराजकता उत्पन्न करके अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, क्या आप इस समय आर्थिक और सुरक्षा के विषय के ऊपर अव्यवस्था उत्पन्न करके उसी प्रकार राजनीतिक हित साधने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज, रिजेक्टेड इन एवरी स्टेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ माल है, डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश मोदी जी के पीछे खड़ा है। देखिए, राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। क्या पंडित नेहरू फेल्योर प्रधानमंत्री थे राहुल जी? आप बताएं। 62 के चाइना युद्ध के समय हमारे पास सोने की कमी थी और उन्होंने आह्वान किया था, देश से आह्वान किया गया था, माँ बहनों ने, हमारी बेटियों ने, शादीशुदा बेटियों ने मंगलसूत्र तक दान दिया था।
हम PL 480 के तहत सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से लेते थे। लाल बहादुर शास्त्री गए, देखे, वापस आ गए और रेडियो पर देशवासियों से अपील की थी। हम उस समय छोटे बच्चे थे, छोटे 10वां में पढ़ते थे, और मैंने देखा उन्होंने हिंदुओं से कहा कि हफ्ता में 1 दिन का अनाज कम है मेरे पास, हिंदू भाई एकादशी मनाएं 1 दिन और मुस्लिम भाई रोजा रखें। पूरा देश अनुकरण किया। क्या लाल बहादुर शास्त्री फेल्योर थे? नेहरू फेल्योर थे? मोदी और मोदी के विरोधियों में यही फर्क है। मोदी समय रहते सचेत भी करते हैं और हर चुनौती से निपटने की तैयारी एडवांस में करके रखते हैं। नेतृत्व का मतलब संकट आने का इंतजार करना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब होता है देश को संकट आने से पहले ही तैयार करके रखना। मोदी वही कर रहे हैं, जबकि विरोधी जंग के हालात में भी पैनिक ही क्रिएट कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बहुत बढ़ गई है। ईरान के नए प्रपोजल से ट्रंप बेहद गुस्से में है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम जब तक सौंपने की शर्त नहीं मानता है, युद्ध खत्म नहीं होगा। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़े हमले कर सकता है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो फिर वो पलटवार से नहीं चूकेगा। उधर ईरान से पीस डील कराने में फेल मुनीर ने अब भारत को युद्ध की धमकी दी है। युद्ध के बढ़ते संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। तो क्या युद्ध छिड़ने वाला है? क्या युद्ध बहुत बढ़ने वाला है? एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने यह बात क्यों कही? वर्ल्ड स्टेज पर सिचुएशन क्या है? क्या खाड़ी में युद्ध बढ़ने वाला है? ईरान अमेरिका युद्ध क्या और भड़क जाएगा? क्या भारत पाकिस्तान में फिर युद्ध होगा? हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगी? खाड़ी में बहुत भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है। युद्ध में ऐसे हथियार चल सकते हैं जो महाप्रलय ला देंगे। ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन पीक पर पहुंच गया है। ईरान अमेरिका से गेम खेल रहा है, जानबूझकर समझौते लायक प्रस्ताव देने में देरी कर रहा है। ईरान ने पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। ट्रंप इस प्रस्ताव से भड़क गए हैं। ट्रंप ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। ईरान ने वाया फील्ड मार्शल मुनीर ऐसा कौन सा प्रस्ताव ट्रंप को भेजा है जिससे युद्ध बंद होने की बजाय वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा हो गया है? ईरान ने सभी मोर्चों पर तुरंत युद्ध खत्म करने की मांग की है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका लेबनान पर राजी है, हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई रोकने पर राजी नहीं है। ईरान ने नए प्रस्ताव में डिमांड की है उसके बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाए। अमेरिका का जवाब है ईरान जब तक हॉर्मुज नहीं खोलता नाकेबंदी नहीं हटेगी। ईरान ने डिमांड की है उसके परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर कोई शर्त न थोपी जाए। अमेरिका कह रहा है कि परमाणु कार्यक्रम उसे बंद करना पड़ेगा। ईरान ने डिमांड की है कि उनके फ्रीज एसेट अमेरिका डिफ्रीज करे। अमेरिका कह रहा है कि एनरिच्ड परमाणु मटेरियल सौंपने के बाद धीरे धीरे फ्रीज एसेट डिफ्रीज कर दिए जाएंगे।
ईरान अमेरिका के बीच 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। करीब 2.5 महीने हो चुके हैं। दोनों के बीच इस्लामाबाद समेत कई जगहों पर डील की बात हो चुकी है। दोनों पक्ष शर्तों पर ढील या छूट के लिए राजी नहीं है। मुनीर और शहबाज अब डील के नाम पर एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। ईरान ने उनकी दलाली का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ट्रंप युद्ध 2 शर्तों पर खत्म कर सकते हैं। ईरान अगर हॉर्मुज का रास्ता सबके लिए खोल दे, 400 किलो इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। Are you optimistic about Iranian response to your proposal? We'll see what happens. Look, they have no military. We have not a lot left. We'll see what happens. Yeah, go ahead. अभी हॉर्मुज में सिचुएशन क्या है? अमेरिका ने फिर ईरान की फास्ट अटैक बोट्स पर धुआंधार हमले शुरू किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने यह हमले बंद नहीं किए तो वो ओमान की खाड़ी में उसके जंगी बेड़ों को मिसाइल हमले से उड़ा देगा। हॉर्मुज में 40 से ज्यादा तेल और गैस से लदे बड़े जहाज फंसे हुए हैं। 200 से ज्यादा व्यापारिक जहाज अटके हुए हैं। ईरान की स्पीड बोट्स को उड़ाकर अमेरिका इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन तस्वीरों को देखकर आपको सब समझ में आ जाएगा। ये IRGC की नेवी का अंडरग्राउंड बंकर है। इस बंकर में फास्ट अटैक स्पीड बोट तैयार खड़ी हैं। इनकी संख्या 500 से 1000 तक हो सकती है। यहां से स्पीड बोट को निकालकर हॉर्मुज तक पहुंचाने में ईरान को कुछ मिनट लगेंगे। मतलब ईरान ने जो स्ट्रेटजी ड्रोन युद्ध में अपनाई थी, वही स्ट्रेटजी हॉर्मुज के युद्ध में अपनाई है। ये बोट आंधी तूफान की तरह समंदर में आती हैं और बड़े बड़े जहाजों की घेराबंदी कर उन्हें वापस लौटने को मजबूर कर देती हैं। हॉर्मुज की लड़ाई खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। ईरान के तेल जहाज निकल नहीं पा रहे हैं। अमेरिका हिंद महासागर तक उनका पीछा कर वहां जब्त कर रहा है। इसका असर खार्ग आइलैंड पर पड़ रहा है, जहां कच्चा तेल समंदर में बहाने की नौबत आ गई है। दावा किया जा रहा है कि ब्लॉकेट की वजह से मजबूर होकर ईरान अपना तेल खार्ग आइलैंड के समंदर में बहा रहा है। ईरान ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकता। ऐसे में उसके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो अपने तेल के कुएं बंद कर दे या अमेरिकी नेवी पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर ट्रंप की नाकेबंदी तोड़ दे। ट्रंप और नेतन्याहू की जिद है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। इसके लिए जरूरी है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम ट्रंप उठाकर अमेरिका ले आए। पुतिन ने इस पर यह कहकर वीटो लगा दिया है कि ईरान बिना रूस की मंजूरी के एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंप सकता। ईरान युद्ध में अब तक अमेरिका $25 अरब फूंक चुका है। मिडिल ईस्ट में उसके 13 बेस को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। थार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। ट्रंप के पास अब क्या ऑप्शन है? लंबा युद्ध ट्रंप के हित में नहीं है। मिड टर्म इलेक्शन में उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप ऐसे में न्यूक्लियर अटैक का फैसला कर सकते हैं। न्यूक्लियर अटैक की धमकी कई बार दे चुके हैं। ईरान को पाषाण काल में पहुंचाने की बात न्यूक्लियर अटैक की है। ईरान कह रहा है कि उसे पता है अपने देश को कैसे बचाना है। ट्रंप की कोई बात ईरान नहीं सुन रहा। ईरान ने एक एरोस्पेस इंजीनियर को फांसी दे दी है। इंजीनियर इरफान ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ईरान ने उस पर CIA और मोसाद का एजेंट होने का आरोप लगाया था। ईरान से डील कराने में फेल मुनीर अब भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। भारत से युद्ध लड़ने के नए मंसूबे पाल रहा है। मुनीर पिछले साल भारत से हारे हुए युद्ध का जब जश्न मना रहा था, उसी समय KPK के बन्नू में आतंकवादियों ने पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट पर सुसाइड अटैक कर दिया। मुनीर इस्लामाबाद में भारत को धमका रहा था। तब खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में उसकी आर्मी अपने साथियों के शव उठा रही थी। मुनीर से पाकिस्तान संभल नहीं रहा, मगर वो इस मुगालते में है कि वो दुनिया का पीस मेकर बन गया है। मुनीर नेताओं की तरह प्रचार का भूखा है। पाकिस्तान में अपने पोस्टर लगवा रहा है। पाकिस्तानी उसकी इन हरकतों का मजाक उड़ा रहे हैं।